आज मुल्क भर में यौम पाकिस्तान मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। आज मुल्क भर में यौम पाकिस्तान मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है और आज का दिन हमें इस बात का दर्ज देता है कि वो लोग जिन्होंने इस मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी या इस मुल्क की क़याम के लिए, इसकी तकमील के लिए, इसकी तामीर के लिए अपना रोल अदा किया, उनको आज हम याद रखें। और वो जो मैसेज जो कि 23 मार्च 1940 का मैसेज है कि हम एक हैं, ये सबका पाकिस्तान है। पाकिस्तान का आगाज 1940 में ही हो चुका था। 77 बरस के बाद जो है वो आज हम किस मौके पर खड़े हैं इस पर भी बात होगी, लेकिन इससे पहले आपको लिए चलते हैं हम मीनार पाकिस्तान पे जहां पर हमारे साथी एंकर दुआ भी मौजूद हैं और जमील सुखेरा भी मौजूद हैं। जमील, दिन भर कैसा गुजरा और इस वक्त क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जमील और दुआ से भी बात करेंगे, लेकिन आप मनाजिर भी देख रहे हैं इस वक्त मीनार पाकिस्तान पर मौजूद हैं जमील और दुआ। जारी है यादगार पाकिस्तान से, मैं हूं जमील सुखेरा और मैं हूं दुआ कमल। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं यौम पाकिस्तान ये सब रंग एक्सप्रेस न्यूज आपको दिखा रहा है। लम्हा ब लम्हा आपको हमने बाखबर रखा यौम पाकिस्तान के हवाले से कराची से खैबर तक जो जो आज के दिन में एक्टिविटीज हुई, लम्हा ब लम्हा आपने एक्सप्रेस न्यूज की स्क्रीन पर देखा। अभी इस वक्त भी हम ये यादगार जगह, एहसास जगह, यादगार पाकिस्तान, मीनार पाकिस्तान के बिल्कुल साए में बैठे हैं। ये वो जगह है जहाँ लाखों का मजमा जमा हुआ था आज से ठीक 70 साल पहले, 40 की बात कर रहे हैं। और जब पाकिस्तान का ख्वाब देखा गया था और ये वाज़ेह कर दिया गया था कि हमें ये खिता अलग से चाहिए, और ये तस्वुर इतना स्ट्रॉन्ग था कि ठीक 7 साल के बाद पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आ गया। बिल्कुल, ये ट्रांसमिशन इसी तरह जारी रहेगी। अभी हम मेन स्टूडियो चलते हैं और फिर वापस आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जमील और दुआ जो कि इस वक्त मीनार पाकिस्तान में मौजूद है। नाज़रीन, आज का दिन बहुत अहम दिन है और आज का दिन एक तजदीद अहद का भी दिन है और इसी पर भी मजीद भी बात होगी। इस वक्त हमें स्टूडियोज में भी हमारे कुछ मेहमानों ने ज्वाइन किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जमशेद इकबाल साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। जमशेद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ हमारे साथ सलमान आबिद साहब भी मौजूद हैं जो कि तज्जियाकार हैं। इन दोनों से गुफ्तगू होगी। कुछ मजीद मेहमान भी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा होंगे। सबसे पहले जमशेद इकबाल साहब की जानिब मैं बढ़ूंगा। जमशेद साहब, मुल्क तो हमने हासिल कर लिया, लेकिन उसके मकासद उस तरह से हासिल नहीं कर पाए। खास तौर पर एक मकसद कि हम एक होकर मैसेज दें दुनिया को, लेकिन सियासी इख्तिलाफात अब भी बरकरार हैं। इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये समझ रहे हैं, सियासी इख्तिलाफ की बात करें, सियासी इख्तिलाफ जो है ये रहता है, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू है मुआशी और समाजी इंसाफ का ना होना। अगर लोगों में इख्तिलाफ हो लेकिन सारे लोग खुशहाल हों, लोगों को इंसाफ मिल रहा हो, लोगों को रोज़गार मिल रहा हो, तो फिर इतना बड़ा इशू जो नज़रिया है पाकिस्तान का, जिसकी बुनियाद पे ये बना कि जिसमें मिनॉरिटीज सेफ होंगी, जिसमें लोगों को मुआशी इंसाफ मिलेगा, जिसमें अपने अपने दीन, अपने अपने मज़हब के मुताबिक वो परफॉर्म कर सकेंगे, कोई किसी का कत्ल नहीं करेगा और कोई किसी की जायदाद पे कब्जा नहीं करेगा, कोई हैव और हैव नॉट्स नहीं होंगे, इस्लाम के मुताबिक यहाँ पे इंसाफ होगा, वो चीज़ बेसिकली अभी तक नहीं हो सकी। और इसमें इम्पॉर्टेंट जो बात है ना, इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो आप कह लें 3 बरे-आज़म दुनिया में, एशिया, यूरोप और अफ्रीका, ये 1947 से पहले ये यहाँ कॉलोनियल सिस्टम चल रहा था और जंग अज़ीम दोम जब लगी उस वक्त दुनिया में बरतानिया, फ्रांस, इटली, पुर्तगीज़, इन कॉलोनियाँ थी। अफ्रीका भी इनकी कॉलोनियाँ में, अफ्रीका और एशिया सारों में। सो जंग अज़ीम दोम ख़त्म होने के बाद बहुत सारे मुल्क तबाह हो गए और नए सिरे से एक जब यूएनओ बना तो उसके बाद एक नई रेस शुरू हुई कि कौन कितनी तरक्की करता है, कौन आगे निकलता है। सो 1947 तक तकरीबन सारे मुल्क बराबर ही खड़े थे। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो जापान कहाँ चला गया, यूरोप कहाँ चला गया, चाइना कहाँ चला गया और हम कहाँ खड़े हैं। हम अगर आज देखते हैं तो हम शायद नेपाल, अफगानिस्तान और यमन या ईस्टर्न हार्न जो है अफ्रीका का, वहाँ कुछ 2-4 मुल्क हैं जो हमसे पीछे हैं, बाकी सारी दुनिया हमसे आगे निकल गई। लेकिन सलमान आबिद साहब, आप ये बताइए कि क्या वजह है कि हम उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाए या उस तरह से तरक्की नहीं कर पाए? वजह क्या आपके ख्याल में? मेरा तो ज़ाती ख्याल ये है कि जो बड़ी जो वजह है वो ये कि पाकिस्तान को वो लीडरशिप नहीं मिल सकी जो कौमों को बनाती है, जो कौमों को तश्कील करती है, जो कौमों को लीड करती है। अनफॉर्चुनेटली कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है 1947 में पाकिस्तान बनता है, 48 में उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद हमें वो लीडरशिप नहीं मिल सकी। अभी आपने कहा ना कि सियासी महाजरा या सियासी मांगी नहीं हो सकी।
असल में मसला ये है कि हमें एक ऐसी क़यादत नहीं मिल सकी जो पाकिस्तान को लीड कर सकती। अब आप देखिए जो क़यादत हमें मिली वो सारे के सारे ज़ाती मफादात की सियासत करते रहे। उन्हें अपनी ज़ाती और ख़ानदानी सियासत को बुनियाद बनाकर जब सियासत की तो पाकिस्तान तो उनकी तरजीह में नहीं आ सका, और जो हमारी कौमी तरजीहात हैं वो पीछे रह गई, और जो ज़ाती और ख़ानदानी तरजीहात थी वो ज़्यादा बालादस्त हो गई। आज भी पाकिस्तान का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो एक बड़ी वजह ये नज़र आएगी कि लोगों में बड़ा डेफिसिट है लीडरशिप के बारे में। इस वक्त जो भी हमारे पास सियासी क़यादतें हैं उनका लोगों के ऊपर वो इत्मीनाद नहीं है जिस अंदाज से अब लोग कायदे-ए-आज़म के ऊपर इत्मीनाद किया करते थे। वजह यह है कि लीडरशिप ने वो परफॉर्म नहीं किया। देखिए हमारे यहाँ देखिए दो तरह की लीडरशिप आई, एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप आई और एक हमारे यहाँ सिविलियन जो अपना हुक्मरान है, जमहूरी हुक्मरान। दोनों का अगर आप मुवाजना कर लें, दोनों को कंपैरिजन कर लें तो लोगों को वो परफॉर्म नहीं कर सके, लोगों की बुनियादी जरूरतें नहीं एड्रेस कर सके। अभी जो बात कर रहे थे चीमा साहब कि पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर सका, तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो चाहे वो सिविल लीडरशिप थी और चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप, वो लोगों की तवक्कुआत और लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकी है। बिल्कुल सलमान आबिद साहब, ये मामला तो है ही, लेकिन निराए पाकिस्तान में इस वक्त हमारे साथ हमारे जो साथी एंकर जमील और दुआ भी मौजूद है। जमील, आपने भी दिन भर पाकिस्तानियों का एक रंग देखा, लेकिन ये एक रंग जो है वो सिर्फ एक दिन के लिए नजर आया। 364 दिन है, ऐसा रंग हमें नजर नहीं आता। आपने क्या कुछ देखा, कितना रोष था और लोग पाकिस्तान को लेकर कितने जज्बाती हैं? बहुत जज्बाती इमरान, इसमें कोई शक नहीं है। आप जिस तरह बता रहे हैं कि बाकी के 364 दिन किस तरह गुजरे, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक दिन उन 364 दिनों पर बहुत भारी है। मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था, बात हो रही थी लीडरशिप की, बात हो रही थी क़यादत की, बात हो रही थी कि हमने क्या खोया, हम क्या नहीं कर सके। मेरा ख्याल है कि आज का दिन जितना बड़ा दिन है, हमें सिर्फ क्या पाया की बात करनी चाहिए, हमें सी पैक की बात करनी चाहिए, हमें ऑपरेशन रद्दुल फसाद की बात करनी चाहिए। पाकिस्तान जिस डगर पर है, तरक्की की जिस राह पर है, उस राह की बात करनी चाहिए कि हम अब असल मंजिल तक पहुंचने में कितनी दूर है। बिल्कुल, और ये एक बात मैं ऐड भी करना चाहूंगी, और जैसे कि सलमान आबिद कह रहे थे कि हमें वो लीडरशिप मुयस्सर नहीं आ सकी। सलमान आबिद साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे। कायदे-आज़म वो क़यादत थी ठीक इसी जगह जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। एक्सप्रेस न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है, लाखों की तादाद में मजमा जमा था, और कायदे-आज़म के बारे में बड़ी जगह पढ़ने में आया कि उनकी समझ नहीं आती थी लोगों को, लेकिन जो उनकी नीयत थी, खलूस नीयत और उनकी आंखों की सच्चाई थी, लोग सुनते थे और उन्हीं की क़यादत थे ये पाकिस्तान अलग मुमलिकत। और आज हम यहाँ आज़ादी के साथ, यहाँ बहुत से लोग हैं जो जमा है, और हमने जो कल इतना खूबसूरत फायरवर्क्स का नजारा देखा। जमशेद इकबाल चीमा साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, आपके ख्याल में सियासी तौर पर, जमहूरी तौर पर हमें किन इक़दामात की फौरी जरूरत है? आज के दिन की मुनासबत से हमें उसका अहद कर लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहली ज़रूरत तो यह है कि हम इंस्टीट्यूशन बिल्ड करें, और पहली इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो सियासी इंस्टीट्यूशन, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या बाकी पार्टियाँ हो, ये ख़ानदान या अफराद के असलात से बाहर हों। यहाँ पे रियल आप कह लें कि कम से कम 10% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो, उसमें काम कर रही हो, और उसमें से जिन लोगों में ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा IQ है, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो आगे आएँ। उनका बाप कौन था, उनका दादा कौन था, ये ना हो, सिर्फ वो पाकिस्तानी हो, एजुकेटेड हो, करेक्टर हो उनका। सियासत से आगे बात चलनी है कि जब पॉलिटिकल आपकी लीडरशिप ठीक होगी, फिर अपनी टर्न पे आएगी, कानून के मुताबिक आएगी। कोई आप कह लें यहाँ पे कोई पैसे के जोर पे नहीं आएगा, कोई धांधली के जोर पे नहीं आएगा, कोई खानदान बड़ा होने के नाम पे नहीं आएगा, इंटेलेक्चुअल बेस पे आएगा, तो वो तरक्की करेगा। जिस तरह अभी देखें ना, ये यूरोप ने जो तरक्की की है, इंस्टीट्यूशन बिल्ड किया है, उससे पहले अगर हिस्ट्री में देखें तो जो तुर्क स्टेट ने, तुर्क जो सल्तनत थी उसने तरक्की की, तो वो गुलामों को ला के पढ़े लिखे लोग, वो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम उस वक्त बनाया गया था, ये जो फौज का सिस्टम उस वक्त बनाया गया, और उनके गुलाम वजीर आज़म बनते थे यहाँ, जो पकड़ के लड़के लाते थे जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। सो आज भी यहाँ जरूरत यह है कि हम अदारे बिल्ड करें, फिर इसी तरह मैं यही कहने लगा था, बिल्कुल जमशेद साहब, आप जिस तरह बात कर रहे हैं कि अब एक मेच्योर लीडरशिप की जरूरत है, तो फिर रुकावट किस चीज में है? सलमान आबिद साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरह आप पहले भी लीडरशिप की बात कर रहे थे, आपने लिंक किया उसको हमारी मिलिट्री लीडरशिप से भी, और फिर जमहूरियत। अब जमहूरियत का जो हुस्न है, आज हम जिस तरह खुली फजा में बैठे हैं, अपना इज़हारे राय कर रहे हैं, यहाँ अवाम, घरों से फैमिलीज यहाँ निकली हैं और आज के दिन को जिस तरह सेलिब्रेट कर रही हैं, ये सब जमहूरियत का ही हुस्न है। मैं पूछना ये चाहूंगा कि इस टाइम जिस ट्रैक पर हैं हम, ये कितना खूबसूरत है, इस खूबसूरत ट्रैक को डिस्क्राइब करें आप, और बताएं कि हमारी जो अब रफ्तार है वो कितनी रहे कि हम आने वाले चंद सालों में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं।
देखिए ना, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि जो जमहूरियत है वो बुनियादी तौर पर ये नहीं होता कि एक हुकूमत मौजूद आ गई है, जमहूरियत के जरिए बन गई है और सारा मसला हल हो गया है। असल मसला जमहूरियत का बुनियादी तौर पर डिलीवरी के साथ होता है। सलमान आबिद साहब, कदर कलामी की माफी चाहूंगी, लेकिन यहाँ पर अपने नाज़रीन को एक अच्छी खबर देना चाहेंगे। हम यहाँ पर कि बुर्जुल खलीफा को पूरे पाकिस्तान के परचम में रंग दिया गया है। इस वक्त ये मनाज़िर भी आप देख सकते हैं, दुनिया की बुलंद तरीन इमारत है और ये बुलंद तरीन इमारत इस वक्त पाकिस्तान के परचम से ढकी हुई है और वाज़े तौर पर देखा जा सकता है पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम जो है वो हम बुर्जुल खलीफा पर देख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान के रंग सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी आप देख सकते हैं और यकीनन वहां पर जो मौजूद पाकिस्तानी हैं जो कि मुल्क से दूर हैं, काफी उदास भी होंगे। इतने अहम, इतने बड़े मौके पर वो मुल्क नहीं वापस आ सके, लेकिन वहां पर भी उनके लिए समा पैदा हो चुका है। आप बुर्ज अल खलीफा के वो मनाजिर भी देख सकते हैं, सब्ज चांद और सितारा, और यकीनन ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में, अब दुनिया भर भी इस चीज को तस्लीम कर रही है। पाकिस्तान एक अच्छे डगर पर है, एक अच्छे रास्ते पर है। रोज हम देखते हैं कि मुआशी लिहाज से बहुत तरक्कियां जो हैं वो हम कर चुके हैं और इसके साथ साथ अल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर करे तो हम मजीद तरक्कियां करेंगे और मजीद पाकिस्तान ऐसे ही इंशाल्लाह हम मजीद तरक्कियां भी करेंगे। इमरान, हम तो स्टूडियोज में बैठे हुए हैं, लेकिन जमील और दुआ इस वक्त मीनारे पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन दुआ ये जैसा कि हमने अपने नाजरीन को भी दिखाया, बुर्जुल खलीफा जो कि पाकिस्तान के परचम से सजा हुआ है, तो कितना खूबसूरत ये मंजर होगा देखने में। बिल्कुल शाइस्ता, सबसे जो अच्छी बात है मैं ये जरूर करना चाहूंगी इसी ट्रांसमिशन में, हम सब एंकर्स जितने पुरजोश हैं, एक्सप्रेस के एंकर्स, और ये हम पिछले 4 दिन से यहाँ पर मौजूद हैं और स्टूडियो से आप लोग भी, हम सब मतलब इतना अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमसे। आप बुर्ज खलीफा की बात करिए, दुनिया ने माना है पाकिस्तान को। सलमान आबिद साहब आपके साथ मौजूद हैं, जमशेद चीमा साहब मौजूद हैं, यकीनन ये इस बात की गवाही देंगे कि बिल्कुल। अच्छा, मैं बुर्जुल खलीफा से भी सॉरी बात काट रहा हूँ दुआ कि देखिए, हम तो इस वतन से, इसकी मट्टी से मोहब्बत का इजहार कर ही रहे हैं। हमारी जो मुसल्लह अफवाज की परेड थी आज, उसमें सऊदी अरब, तुर्की और चीन के जो दस्ते थे उन्होंने भी शिरकत की और फिर पहली दफा शामिल हुए, और फिर अब बुर्ज अल खलीफा को पाकिस्तानी झंडे में रंग दिया गया। ये इस बात का सबूत है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान से मोहब्बत करती है, पूरी दुनिया के लोग पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा शाइस्ता और इमरान, यकीनन हम सब इतने पुरजोश हैं। एक्चुअली हमें इस वक्त ये भी आइडिया नहीं है कि आपके साथ मेहमान कौन कौन से हैं। जमशेद चीमा साहब हैं, सलमान आबिद साहब, शौकत बसरा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे एक सवाल करना है मैंने, अगर कर चुके हैं तो मुझे बता दीजिएगा कि वो हमारे साथ। शौकत बसरा साहब तो अभी नहीं आए, तो बहरहाल आप और जमील हमारे मेहमान जरूर हैं आज, क्योंकि हम स्टूडियो में हैं और आप स्टूडियो से बाहर मौजूद हैं और हमारा जोश और खरोश तो काफी ज्यादा है। सवाल करें ना इमरान, मेहमानों की तरह डील करें, जरा सवाल करें ना मेहमानों की तरह। नहीं है, बिल्कुल हम मेहमानों की तरह आपको सवाल किया था जमील आपने। हाँ बिल्कुल सलमान साहब जो है ना वो एक बात का जवाब दे रहे थे जब ये ब्रेकिंग आ गई। सलमान साहब, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अभी जिस रफ्तार से हम तरक्की कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरियत आए हुए जितने साल हो गए हैं, आपके ख्याल में इस रफ्तार को और कितना तेज करना है और आपके ख्याल में मंजिल तक पहुंचने में और कितनी देर है? देखिए, पहली बात मैंने पहले कही थी कि बुनियादी तौर पे जमहूरियत का ताल्लुक डिलीवरी के साथ होता है। दूसरी बात यह कि इसमें कोई शुबा नहीं है, जो बात आप कर रहे हैं, कमल कर रही है, इमरान यहाँ पे कर रहे हैं, कि पाकिस्तानी सोसाइटी में एक बड़ा पोटेंशियल है और इस पोटेंशियल की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान दुनिया के अंदर अपनी अहमियत रखता है और उसकी जोग्राफी अहमियत है, उसकी सियासी अहमियत है। असल मसला ये है कि देखिए, जिस रफ्तार से हमें आगे जाना है उसमें 2-3 चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी ना। एक ये है कि जो बात अभी जमशेद चीमा साहब कह रहे थे कि हमें वसाइल की तकसीम इस अंदाज से करनी चाहिए कि जो हैव और हैव नॉट के दरमियान जो फर्क पाकिस्तान में फैल रहा है उसको हम खत्म करें, कानून की हुक्मरानी को ताबे करें और अपनी सियासत को जमहूरी अंदाज में लेके आए। देखिए, बात यह है कि जो पाकिस्तान में आपने जो बात की है उसमें मैं इसको थोड़ा सा इजाफा करना चाहता हूँ। यहाँ जमहूरियत के नाम पर जो कुछ हो भी रहा है उस पर भी हमें जरा थोड़ा सा रिव्यू करने की जरूरत है कि किस हद तक जमहूरी तकाज़ों को पूरा करता है। हमारे यहाँ सियासी जमातें हो, हमारे यहाँ और दीगर तबकात हो, वो अपने अंदर एक आमराना मिजाज रखते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अपना पोटेंशियल जो है वो सही डायरेक्शन के ऊपर लेके चलना पड़ेगा, लेकिन उसमें फिर मसला वही है कि अगर आपके पास एक ऐसी क़यादत हो जो इदारों को और कानून को मजबूत करने की जरूरत है, तब ये होगा। अगर वो अपनी खानदानी सियासत को, अपनी जाती सियासत को तरजीह देंगे तो फिर शायद ये जो तरक्की के हमें इम्कानात नजर आ रहे हैं इसमें हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे। अच्छा जमशेद साहब, आज एक और अच्छी चीज भी हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे बहुत ज्यादा इल्जाम ये लगता है
کہ وہ سندھ کارڈ کھیلتی ہے. سیاسی اختلاف کی بات ہوتی ہے ان کے حوالے سے, لیکن آج جو آصف علی زرداری صاحب کا بیان ہے, ان کا کہنا ہے کہ پاکستان جب بھی مشکل میں پڑا ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. آج اس نعرے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, پیپلز پارٹی نے دو فرنٹ پہ ہمیشہ اچھا رول کیا ہے. ایک پاکستانیت یعنی وفاقی سیاست, اور دوسرا اگر دیکھیں تو انہوں نے ایسے قوانین ضرور بنائے جس میں لوگوں کو, یا آج جو اظہار رائے ہے اس کا مشرف کو کریڈٹ جاتا ہے اور پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. جو آپ کہہ لیں کہ آپ کے جو مخالفین ہیں یا اپوزیشن ہے اس کو ونٹیگیٹ نہ کرنا. اچھا, سو یہ چیز تو ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی تو ماری گئی بیسیکلی, آپ کہہ لیں وہ جو ایشو ہے ایک سب سے بڑا چلا زرداری صاحب کی ذات کے ساتھ جو ریلیٹ ہو گیا انفارچونیٹلی, اور پاکستان کا چلن بن گیا, پاکستان کا جمہوری چلن وہ بن گیا. ادروائز اس فرنٹ پہ میں سمجھتا ہوں زرداری اپنا پیپلز پارٹی نے اچھا رول کیا ہے, بے نظیر صاحبہ کے دور میں بھی اور ان کے بعد بھی, اور ان کی شہادت میں بھی جو اس وقت زرداری صاحب نے ڈیفینیٹلی اٹ واز اے گڈ رول. اور اس سے سیکھنا چاہیے, یہ نا آپ کہہ لیں کہ سیاسی رواداری ہے, سیاسی رواداری مسلم لیگ نون کو ضرور سیکھنی چاہیے. یہ رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف جیسے, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح یہ اپوزیشن کا میڈیا ٹرائل کرتے ہیں, یہ اسعد رفیق اور اطلال اور دانیال وغیرہ جس طرح یہ کرتے ہیں, یہ اس سے کرپشن نہیں چھپتی اور اس سے آپ کہہ لیں یہ نہیں آتی. سو یکجہتی کی ہمیں ضرورت ہے, ہمیں دلیل کی زیادہ ضرورت ہے, ہمیں قانون. دعا آپ سے کوئی سوال پوچھنا چاہ رہی ہے جمشید صاحب؟ جی دعا. جی دعا. ہاں, میں اسی میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. جمشید چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نون کو سیکھنا چاہیے. کیا ابھی وقت آ نہیں گیا کہ ہمیں سیاسی یکجہتی کی ضرورت ہے اور یہ ساری جماعتوں پر لاگو ہوتا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی, ہم پہ بھی لاگو ہوتا ہے, ہم پہ بھی لاگو ہوتا ہے, ساروں پہ لاگو ہوتا ہے کہ ہم آپ کہہ لیں کہ اس کو دلیل زیادہ لے کے آئیں, اس میں غصہ اور تنقید جو ہے اسے کم کریں, اور جیسے کہ ایڈ کرنا. لیٹس سپوز مسلم لیگ نون کی گورننس میں کوئی ایشو ہے تو میں جو تجویز دوں لوگ سن کے کہیں ہاں اس میں یہ کریں گے تو فائدہ ہوگا. جیسے میں ابھی بات کر رہا تھا کہ آپ جو اسٹیٹ اونڈ آرگنائزیشن ہیں ان کو رن کریں, تو یہ اگر آپ پی آئی اے کا گھاٹا دیکھیں, اگر آپ ریلوے کو دیکھیں, اگر آپ اسٹیل مل کو دیکھیں, تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی میں کیا کہہ رہا ہوں. سو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہ پولیٹیکل لیڈرشپ اس طرح بات کرنی چاہیے. سمجھ آ گئی ہے جمشید اقبال چیمہ صاحب, لیکن نہیں, آپ کی بات کی ہمیں سمجھ آ گئی ہے, آپ کی تنقید کی بھی ہمیں سمجھ آ گئی ہے. عمران, آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا تھا سندھ کارڈ والا. ناؤ لیٹ می پلے دا پاکستان کارڈ ٹوڈے. آج وہ دن ہے کہ میں پوری عوام کی طرف سے بولوں, اس وقت میڈیا میں جو تمام اینکرز بیٹھے ٹرانسمیشنز کر رہے ہیں ان کی طرف سے بولوں, پاکستان کارڈ کھیلتے ہیں آج. سلمان صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے کہ اداروں کو مضبوط کرنے کی بات, قانون کی پاسداری کی بات, قانون لاگو کرنے کی بات, ہر کسی کے لیے, غریب کے لیے بھی, امیر کے لیے بھی, طاقتور کے لیے بھی, کمزور کے لیے بھی, ان چیزوں کو میچور کرنے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو کیسے دور کیا جائے؟ دیکھیے, ان کو رکاوٹوں کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس ملک کو, جو پاکستان کی رولنگ ایلیٹ ہے, جو پاکستان کا حکمران طبقہ ہے, جو پاکستان کے اداروں کو چلا رہا ہے, وہ اس بنیادی اصول پر اتفاق کر لیں کہ اس ملک کو قانون کی حکمرانی کے تابع بنانا ہے, افراد کے تابع نہیں بنانا. اگر یہ سارے کے سارے لوگ قانون کی حکمرانی کو تابع بنا لیں تو پھر آپ دیکھیے گا کہ یہاں اس ملک میں وسائل کی منصفانہ تقسیم ہوگی, یہاں انصاف ہوگا, یہاں امیری اور غریبی کے درمیان جو فرق آ رہا ہے وہ ختم ہوگا, اور اس ملک میں جو ابھی آپ نے بات کی پاکستانیت کا کلچر پیدا ہوگا. ابھی آپ نے آج بات کی نا کہ دیکھیے, ہم اس طرح کے دنوں کے اوپر تو ضرور کہتے ہیں کہ ہم سب پاکستانیت ہیں, لیکن اگر آپ روزمرہ کی سیاست میں دیکھیں تو لوگ سندھ کارڈ بھی کھیلتے ہیں, لوگ جو ہے وہ بلوچ کارڈ بھی کھیلتے ہیں, پنجابی کارڈ بھی کھیلتے ہیں, سرائکی کارڈ بھی کھیلتے ہیں, اور دیگر علاقوں کے کارڈ بھی کھیلتے ہیں. تو مسئلہ صرف یہ دن منانے کا نہیں ہے. ہمیں تو آپ نے جیسے پہلے کہا تھا کہ پورے کے پورے 365 دن کے اندر یہ جو پاکستانیت کا کلچر ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ہماری لیڈرشپ کو اب اپنے موجودہ جو طرز عمل ہے اس میں ریوزٹ کرنا پڑے گا. بالکل, لیڈرشپ کو جو ہے نا اپنا طرز عمل تبدیل کرنا پڑے گا, اور پاکستان کارڈ اب کھیلنا پڑے گا. ڈسکشن کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اس بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے. پاکستان زندہ باد. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے مینار پاکستان سے, اور ایکسپریس نیوز کی سب سے منفرد اور بڑی ٹرانسمیشن لے کر بہت عوام یہاں پر موجود ہے. پاکستان زندہ باد کے نعرے ہے دعا. شوکت بسرا صاحب کا آپ نے ذکر کیا تھا, وہ آگے ہمارے ساتھ. بالکل, شوکت بسرا صاحب آپ اسٹوڈیو میں تشریف لے آئے, خوش آمدید. ہم یہاں پر بڑی تاریخی جگہ پر موجود ہیں. تاریخی سے سوال کرنا چاہ رہی تھی میں آپ سے, آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ سے سوال کیا.
आज के दिन में आप चूंकि माशाल्लाह सियासी इश्यूज पर बहुत बोलते हैं, और आज के दिन में आपके ख्याल में सियासी जमातों को, सियासी हमआहंगी को, जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि पिछला दौर पीपल्स पार्टी का था और उसके बाद नून लीग को ट्रांसफर हुई, एक प्रोसेस हमने देखा, आपके ख्याल में हम सही ट्रैक पे हैं जमहूरी और सियासी तौर पर, या हमें कुछ और एफर्ट्स करने की जरूरत है? दुआ और सुखेरा साहब, अभी मैं बात सुन रहा था जब स्टूडियो में दाखिल हुआ, जिस मीनारे पाकिस्तान के साए तले आप बैठे हैं, हम एक नारा लगाते हैं कि इस परचम के साए तले हम सब एक हैं, हम एक हैं, और आज पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगना है। पहली बात तो ये है, ये हर चूंकि आज 23 मार्च है, आज जश्न आज़ादी है, जिस दिन हमें पाकिस्तान हासिल किया, करारदाद मकासद हुई। आपने स्पेसिफिक चूंकि पीपल्स पार्टी का क्वेश्चन किया, दुआ में आपको अर्ज करूं, पाकिस्तान में बहुत सारी सियासी जमातें और हर किसी का अपना अपना रोल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर आप उठा के देखती हैं, वाहिद जमात है जिसके कायदीन से लेकर कारकुनों तक, देखिए अब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो तख्तादार पे लटक गए, शहीद बीबी इस मुल्क के लिए तख्तादार पे लटक गई, हमारे आसिफ साहब 14 साल जेल में रहे, लेकिन आपको याद होगा वो तारीखी लम्हा जब शहीद बीबी दुनिया से गई। मुझे अभी तक याद है कि हम जा रहे थे वहाँ पे सिंध में, लोग इतने इमोशनल थे, ट्रेनों को जला रहे थे, गाड़ियों को जला रहे थे। हमारे जहांगीर बदर, अल्लाह ताला ने जन्नत में जगह दे, उन पे हमला कर दिया लोगों ने, पता नहीं था, इतने जज्बाती थे। मैं आज कहता हूं, आसिफ साहब ने शहीद बीबी की वहां पर खड़े होकर क्या कहा, पाकिस्तान खपे, बिकॉज पाकिस्तान है तो हम सब हैं। अच्छा, शौकत बस्तर साहब, उस वक्त तो पाकिस्तान खपे का नारा लगाया है आसिफ जरदारी साहब ने, लेकिन आजकल खासे गर्म मिजाज दिखाई दे रहे हैं। नवाज शरीफ पर भी खासे चौके लगाए उन्होंने। आज भी जो उनका बयान आया है कि 23 मार्च थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने खासे चौके छक्के लगाए हैं। आज बात पता है क्या है, मियां साबान का एक माइंड सेट है और सियासत का तरीका कार है, जो मैं सियासी गुफ्तगू करना नहीं चाहता। बड़ी दोस्ती एक बार फिर भी आ रही है, जैसे नहीं दुआ, बात ये नहीं है, ये तो शौकत बस्तर साहब बताएंगे। दुआ मियां सबान बताएंगे, दुआ मियां सबान दी ना दोस्ती चंगी ना दुश्मनी चंगी। अल्लाह ताला इनके पड़ोस में भी होने बचाए। मैं तो सियासी कारकुन हूँ, मैं इनको भुगत रहा हूँ, देखिए मैं इनको भुगत रहा हूँ, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मुझे पता है मेरे खिलाफ आजकल क्या क्या इंतकामी कार्रवाई करें, छोड़ दे। आज हमने सिर्फ ये बात करनी है कि तमाम सियासी जमातें जो आज पाकिस्तान को यकजहती की जरूरत है, जो आज हमें इकट्ठा करने की जरूरत है, उसकी वजह क्या है? आपका दुश्मन वो चिराग लुमड़ी, बगल में छुरी मुंह में राम राम मोदी, और वो जो अफगानिस्तान से हम पे हमले हो रहे हैं, आज हमारे 60,000 लोग शहीद हो चुके हैं। वो दुश्मन हमें नाकाम रियासत बनाना चाहता है, वो ये मैसेज देना चाहता है कि पाकिस्तान जो है ये वायबल नहीं है, पाकिस्तान में वो क्रिकेट नहीं होने देते। क्या क्या साजिश हमारे खिलाफ। बसरा साहब, पाकिस्तान तो इंशाअल्लाह ताला कायम रहने के लिए बना है। सलमान आबिद साहब, जिस जगह पर मीनारे पाकिस्तान पर आज से 77 साल पहले ये मैसेज दिया गया कि हमने एक मुल्क है, एक कौम चाहिए हमें और हम पाकिस्तान बनाएंगे, हम कामयाब भी हुए, लेकिन इसी मीनारे पाकिस्तान को सियासी तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर भी जलसे जुलूस हुए और एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी जारी हुए। इस पे आप क्या कहते हैं? यहाँ से दो कौमी नजरिया भी यहीं से आया। बात ये है कि मीनारे पाकिस्तान जो है वो एक बड़ी अहम मतलब इमारत है, जहाँ से तजदीद पाकिस्तान की बात होती है, जहाँ से पाकिस्तानियत की बात होती है। क्योंकि जाके आपने जहाँ तक कहा सियासी जलसे वो हर जमात करती है, उसमें सियासी माजराई भी होती है, एक दूसरे के खिलाफ स्कोर भी होता है, लेकिन जो बात बुनियादी तौर पर हमें समझनी है कि पाकिस्तान को इस वक्त एक दुनिया में मजबूत मुल्क बनने के लिए, जैसे सुखेरा साहब कह रहे थे ना कि हमें नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, चाहे वो सी पैक के तनाजुर में है, माशी हवालों से है, सियासी हवालों से है, हमें इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना है। मेरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि पाकिस्तान की सोसाइटी में बड़ा पोटेंशियल है, पाकिस्तान के अंदर लोगों के अंदर ये बड़ी विश पाई जाती है कि पाकिस्तान एक ऐसा तरक्की याफ्ता मुल्क बने जहां वो जैसे कहते हैं ना कि हम लोगों के मुताज ना हो, बल्कि पाकिस्तान अपने आप को एक सस्टेनेबल मुल्क के तौर पर ऑपरेट करे। लेकिन अब करना क्या होगा? करना ये होगा कि आज जिस तरह से हम तजदीद अहद कर रहे हैं, तो ये तजदीद करें कि हमसे जो गलतियां हो रही हैं, चाहे वो सियासी जमातों से हो रही हैं, चाहे वो फौज से हो रही हैं, चाहे हमारे अदालती निजाम से हो रही हैं, चाहे हमारे इंतजामी इदारों की तरफ से हो रही हैं, चाहे लोगों की तरफ से हो रही हैं, हमें ये अपनी इस्लाह करनी है कि हमें पाकिस्तान बनाना है, हमें पाकिस्तान बिगाड़ना नहीं है। चीमा साहब, सिर्फ मुझे इतना बता दें कि आप इस मुल्क के लिए 20 करोड़ आवाम के लिए आप तमाम सियासी जमातें इकट्ठे नहीं हो सकते ताकि इस मुल्क के मसाइल हल हों। देखिए, हम इस बात को भूल जाएं कि हम इकट्ठे नहीं हैं, हम इकट्ठे हैं, हम इसके आइन पे इकट्ठे हैं, हम जमहूरियत पे इकट्ठे हैं। ठीक है, आपसे भी बात करेंगे जमशेद इकबाल साहब, लेकिन तलाल चौधरी जो कि मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है, उनको बड़ा मिस कर रहे थे, तो हमने उनको लाइन पर लिया, उनसे बात करेंगे। तलाल चौधरी साहब, एक्सप्रेस न्यूज को वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया। तमाम जमातों के रहनुमा इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। 23 मार्च यौम यकजहती के तौर पर भी मना रहे हैं। आज के दिन को आप किस तनाजुर में देखते हैं, और आज भी क्या इख्तलाफात ही जारी रखने हैं या फिर इख्तलाफात भुला के यकजहती का दर्ज देना है आवाम को? तलाल भाई, 23 मार्च है, पनामा का केस नहीं है।
जी, सबसे पहली बात तो ये है कि इख्तलाफात जो हैं वो भी बड़ा हेल्दी साइन होते हैं सिस्टम के लिए। इख्तलाफ बराए इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए सिर्फ इख्तलाफ नहीं करना चाहिए, बल्कि इख्तलाफ करना चाहिए बेहतरी के लिए। और लेकिन एक 23 मार्च के हवाले से कम अज कम हमें ये अहद करना चाहिए कि अगले साल ये पाकिस्तान दहशतगर्दी के हवाले से, रोजगार के हवाले से, कि पाकिस्तान पहले से बेहतर होगा, पहले से ज़्यादा खुशहाल होगा। और मैं बड़ा खुशी से और फख्र से कह सकता हूँ कि वो 23 मार्च की परेड जिसमें जो सालों साल से पहले हमारी तारीख का हिस्सा रही हैं, मगर पिछले चंद साल से वो कभी भी नहीं हुई थी। पिछले अतवार में मसलन इस 4 साल में मियां नवाज शरीफ के दौर में ये दफा होने जा रही हैं। तो ये एक रिवाइवल है वो हमारे कल्चर का, हमारी। तलाल चौधरी साहब, बड़े लाइटर नोट पे बात हो रही थी। बसरा साहब ने कहा कि इख्तलाफात तो आपके चलते रहते हैं, जैसे जरदारी साहब ने भी आज काफी चौके छक्के लगाए हैं आपके खिलाफ, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आज के दिन भी ये बात मुनासिब लगती है आपको? देखें, जरदारी साहब जो हैं वो तड़का लगा रहे हैं, बाज आ रहे सियासत जो लोगों के अगर देख लें कि उनकी क्या स्पेस है, वो उससे तो आउट हो चुके हैं। अब वो सियासत वीडियो गेम खेल रहे हैं। उस वीडियो गेम के अंदर वो चौके छक्के लगाते रहे, लेकिन मैदान में वो स्कोर है उनका। क्योंकि लोग पंजाब में शौकत बसरा साहब भी शायद अल्लाह करे हौसला करके टिकट ले लें, लेकिन मुझे नहीं लगता ये भी टिकट लेंगे, क्योंकि हालात ऐसे हैं ना जी, जो बोया है वो काट रहे हैं। इसका कूड़ा अगर नहीं उठेगा तो पंजाब के लोग टिकट नहीं लेंगे। हमें कारकर्दगी दिखाना होगी, हमें एक दूसरे से कारकर्दगी का मुकाबला करना है, हमें एक दूसरे से तनकीद का, इल्जाम का मुकाबला नहीं करना। हमें दिखाना है कि कराची किसने बनाया, लाहौर किसने बनाया, पेशावर किसने। आप तलाल चौधरी साहब, आप बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इल्जामात का सामना नहीं करना, मिलकर चलने की बात करनी है। लेकिन ये बात भी तो सच है, आज के दिन की मुनासबत से ये बात अच्छी नहीं थी। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर इमरान और शाइस्ता दुआ, अगर हम सब मिलकर एक चीज पर कायल कर लें, जमशेद चीमा को भी और तलाल चौधरी साहब को भी और शौकत बसरा साहब को भी, कि आज आप तीनों अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड करने की बजाय अवाम को डिफेंड करें, पाकिस्तान को डिफेंड करें, भारत की बात करें, हमें वो प्लान बताएं। बिल्कुल, ये लोग वोट देते हैं जिससे आप ऐवानों में जाकर बैठते हैं। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक्सप्रेस न्यूज की ये स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से, जहां से टूटा था वहीं से शुरू होगा और बात है पाकिस्तान की। यकीनन पाकिस्तानियत की ही बात होगी। हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। अच्छा बसरा साहब, जाते जाते क्योंकि आखिरी हिस्से में पहुंच गए हम, आज का मैसेज क्या है आपके ख्याल में? मुख्तसर आज का मैसेज है, आज तजदीद अहद का दिन है। आज पाकिस्तान से अपनी दोबारा से उस वफादारी को, जो वो शहादतें जो हमारे बड़ों ने दी थी, उसको हमने संभालना है। और सबसे बढ़ के वो कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और आज खुद एहतसाबी का दिन भी है कि वो पाकिस्तान जो हमने बड़ी ही मुश्किल से हासिल किया, देखे ना आज हम तो उसको समर खा रहे हैं, उसका फल खा रहे हैं। आज शौकत बसरा अगर है इस पाकिस्तान की वजह से है। जाए जाके पूछे आज़ादी की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, जाए जाके आज़ाद कश्मीर के लोगों को देख कितने जुल्म बर्दाश्त हो रहे हैं, जाए जाके भारत के अंदर जो लोग हैं कितने जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। आज हमें ये कहना है कि पाकिस्तान सबसे पहले पाकिस्तान। बिल्कुल, आज हमें यकीनन ये कहना है शौकत बसरा साहब के पाकिस्तान सबसे पहले है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सिद्दीकुल फारूक ने हमें ज्वाइन किया है। सिद्दीकुल फारूक साहब, एक्सप्रेस न्यूज को वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया। तजदीद अहद के रोज आज आप नून लीग की जानिब से क्या पैगाम देंगे? बहुत शुक्रिया जी। मैं यही कहूँगा कि हमें कहने से ज्यादा करना है। बिल्कुल, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम। तो इसलिए पाकिस्तान इस वक्त तरक्की की शाहराह पर सफर कर रहा है और उसे मसाइल का भी सामना है। सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, मजहबी पार्टियां इख्तिलाफ राय रखें, मुखालिफत और दुश्मनी ना करें। बिल्कुल। और पाकिस्तान के निज़ाम की इस्लाह के लिए हाथ मिला लें। तरक्की की एक चीज अगर हम रखते हैं तो वो इस कौम का मुस्तकबिल संवारती है। ये सबसे पहला हर सही का जवाब। सबसे चूंकि पैगाम लिया जा रहा है और इस ट्रांसमिशन का आखिरी हिस्सा है, तो जमशेद इकबाल चीमा साहब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे?
मेरा पैगाम यह है कि पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, ये यूरोप के 4 बड़े मुल्कों को मिला के उनके बराबर है। इसका हमें पोटेंशियल का ज़रूर पता होना चाहिए और हमें इस पर फख्र करना चाहिए। लेकिन जो करने वाला काम है इसके साथ उन्होंने सिद्दीकुल फारूक साहब करने वाला ये है कि यहाँ करप्ट और खुद गर्ज लीडरशिप इस मुल्क को कहीं लेकर नहीं जाएगी। हमें लीडरशिप को उसी तरह फोकस करना होगा लाने के लिए, अच्छी लीडरशिप को, जिस तरह हम अपने बच्चे की बेहतरीन तालीम के लिए काम करते हैं, अपने 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 कैरियर के लिए या अपनी जॉब के लिए, लाने के लिए फोकस करना होगा। हर आदमी फोकस लीडरशिप को लाने के लिए फोकस करना होगा, तो अवाम को मैच्योर करने पर भी तो फोकस करे ना साहब। साहब मैं एक बात कहूँ, मैं सलमान साहब का टाइम ले रहा हूँ। ये बड़ी अजीम कौम है, मुझे बताइए 1965 का जब जंग आई किस तरह कौमें इकट्ठी हुई, 1971 में इकट्ठी हुई, और सबसे बढ़कर जब कभी कोई जलजला आया, जब कभी कोई सैलाब आया, ये बड़ी अजीम कौम है। लेकिन 2013 में इकट्ठी हुई। बच्चे फूल लेकर आ गए हैं। मेरे ख्याल में इससे बड़ा, इससे खूबसूरत कोई पैगाम नहीं हो सकता कि हमें भेज दिए बच्चों के लिए बिल्कुल बच्चे मेरे लिए वो आपको देख रहे हैं। पैगाम नहीं हो सकता। बिल्कुल, और ये बच्चों की तरफ से पैगाम है, ये फूल बच्चों की तरफ से पैगाम है। जमील मेरी तरफ से फूल आप रिसीव कर लें। अच्छा, ये सारे फूल हम सारी सियासी जमातों को डेडिकेट करें जो बच्चों एक मैसेज है, ये बच्चे कल का मुस्तकबिल है। यकीनन दुआ और जमील बच्चों के दरमियान घिरे हुए हैं और फूल थामे हुए आप लोग यकीनन बहुत अच्छे लग रहे हैं और देख भी रहे हैं। इनको भी मैच्योर करना है। ये ट्रांसमिशन इसी तरह जारी है, नॉन स्टॉप जारी है, पिछले 2-3 दिन से जारी है और सबसे मुनफरिद है क्योंकि ये एक बार फिर अवाम में है। ये यूं ही जारी रहेगी। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद 9 बजे के बुलेटिन के साथ हाजिर होंगे।